हेलो एवरीवन, सारंग गुरु डिजिटल क्लासेस में फिर से आपका स्वागत है। आज फिर हम फर्स्ट चैप्टर को ही कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? पिछली क्लास का जो टॉपिक था वो था आर्थिक विकास की माप और सूचकांक। यानी उस टॉपिक में हम ये पढ़ रहे थे कि देशों के बीच में अगर आर्थिक विकास की माप करनी हो तो हम कैसे माप करेंगे, और उस आर्थिक विकास को मापने के लिए हमारे पास क्या क्या सूचकांक चाहिए ना, कौन कौन से सूचकांक है जिनके द्वारा हम देशों की आर्थिक विकास की माप करेंगे। ठीक है, उसमें मैंने आपको बताया था और 3 सूचकांकों के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, ऑलरेडी कि पहला सूचकांक मैंने आपको बताया था कि पहला सूचकांक राष्ट्रीय आय है। राष्ट्रीय आय के द्वारा हम आर्थिक देशों की आर्थिक विकास की माप करते हैं। ठीक है, फिर दूसरा सूचकांक के बारे में हमने पढ़ा था कि राष्ट्रीय आय के अलावा एक और सूचकांक है, इसका इस्तेमाल करके हम देशों की आर्थिक विकास की माप करते हैं और उनकी तुलना करते हैं। ठीक है, ये कौन सा सूचकांक है? प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय निकालेंगे कैसे, ये भी हमने पढ़ लिया था। यानी सिंपल से था यही कि जिसका प्रति व्यक्ति आय ज्यादा होगा, जिन देशों का, उनका आर्थिक विकास ज्यादा होगा, और जिन देशों का प्रति व्यक्ति आय कम होगी उन देशों का आर्थिक विकास कम होगा। ठीक है, तो ये 2 सूचकांक हमने पढ़े थे। उसके बाद मैंने आपको बताया था विश्व विकास रिपोर्ट के बारे में। ठीक है, विश्व विकास रिपोर्ट मैंने ये बताया था कि विश्व बैंक, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है, ये क्या करती है? एक रिपोर्ट प्रकाशित करती है। ये रिपोर्ट क्या है? इस रिपोर्ट में क्या करती है? वो देशों को समूहों में रखती है ना। वो क्या करती है? जिन देशों का प्रति व्यक्ति आय बहुत ऊंचा है उनको उच्च आय वाले देश में रखती है, उस कैटेगरी में रखती है। जिन देशों की प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है उनको वो निम्न आय वाले समूह देशों में रखती है। और जिन देशों का इन दोनों के बीच में, ठीक है, अगर प्रति व्यक्ति आय है तो उसको वो उच्च मध्यम आय वाले देश कहती है या फिर निम्न मध्यम आय वाले देश कहती है। तो यहाँ पे भी हमने पढ़ा था कि वो एक रिपोर्ट पब्लिश करके, रिपोर्ट प्रकाशित करके देशों को समूहों में वर्गीकृत करती है और आधार क्या इस्तेमाल करती है? देशों की प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, तो ये सब ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पिछली क्लास में। आज हम आपको अलग सूचकांक, कुछ और अलग सूचकांकों को बताएंगे। यानी आज जो 2-3 सूचकांक और हम पढ़ेंगे जिसके द्वारा हम अलग अलग देशों की या देशों की आर्थिक विकास की माप कर सकते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण सूचकांक जो कि ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है आर्थिक विकास को नापने के लिए, इवन आज भी जो है ये बहुत प्रचलित है ना। सबसे ज्यादा जो पॉपुलर इंडिकेटर है या जो सूचकांक है देशों के बीच में तुलना करने के लिए, वो क्या है? मानव विकास रिपोर्ट। ठीक है, इस चीज को मैं पहले बताना चाहती हूँ कि ये जो सूचकांक है, ये अभी तक जो हमने 3 सूचकांक पढ़े, प्रति व्यक्ति आय, ठीक है, राष्ट्रीय आय और जो विश्व बैंक का रिपोर्ट है, ये उससे अलग है। क्यों? यहाँ पे नाम से ही क्लियर है। क्या क्लियर है यहाँ पे? ठीक है, क्या क्लियर है कि ये रिपोर्ट जो है वो किसके बारे में बात कर रही है? मानव विकास के बारे में। अभी तक आप आर्थिक विकास पढ़ रहे हो, है ना, लेकिन ये रिपोर्ट किसके बारे में है? मानव विकास के बारे में। यानी यहाँ पे हम आर्थिक दृष्टिकोण के बारे में तो बात करेंगे ही, लेकिन इसके अलावा मानव की जो दूसरी जो आवश्यकताएं हैं, उस आधार पे उसका विकास हुआ है या नहीं हुआ है, इसकी भी चर्चा हम इसमें करेंगे। ठीक है, मानव विकास रिपोर्ट, इसको हम क्या कहते हैं? HDR। ठीक है, यानी कि इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं ह्यूमन, ठीक है, डेवलपमेंट, और ये है रिपोर्ट। HDR ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ठीक है, यहाँ पे अब रिपोर्ट क्या है? रिपोर्ट पहले हम कहेंगे किसको, इसको समझाने के लिए हम एक उदाहरण का इस्तेमाल कर सकते हैं कि रिपोर्ट क्या होता है।
किसी की चीज की रिपोर्ट कैसे, जैसे डॉक्टर आपको एग्जामिन करता है, जैसे कोई मरीज है वो डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर क्या करता है उसकी ये टेस्ट कराएगा, वो टेस्ट कराएगा, कई सारे टेस्ट कराता है, ठीक है, और तब जाकर के वो देखता है, फिर उसका विश्लेषण करेगा, सारे चीजों को देखकर जो जो आपके टेस्ट हुए उसका विश्लेषण करके तब फाइनल वो क्या करता है, आपको एक रिपोर्ट देता है ना, या फिर जहाँ पे भी जो आपका डायग्नोसिस हो रहा है या जो भी जहाँ टेस्ट हो रहा है वो सारी चीजों को देख करके फाइनल रिपोर्ट में लिखेगा कि नहीं ये सारी चीजें सही है या ये प्रॉब्लम है या ये प्रॉब्लम, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, रिपोर्ट कैसे दिया जा रहा है, पहले कुछ चीजों का विश्लेषण किया जा रहा है और विश्लेषण करने के बाद, है ना, उसके बारे में एक रिपोर्ट तैयार की जाती है, ठीक है। एग्जाम में भी देखते होगे तुम लोग, एग्जाम का जो रिपोर्ट कार्ड है वो क्या है, आपके अंकों का विश्लेषण करके आपको फाइनली एक रिपोर्ट दे दिया गया कि भाई आपके फर्स्ट डिवीजन है, क्यों, क्योंकि आपके इसमें इतने इतने मार्क्स है, दूसरे वाले बच्चे के आपसे ज्यादा मार्क्स है तो वो डिस्क्रिप्शन मार्क्स हो गए उसके, तीसरे के उससे कम है तो वो उसको क्या हो गया, एवरेज मार्क्स हुआ या सेकंड डिवीजन हो गया। तो पहले विश्लेषण किया गया और तब जाकर के कोई रिपोर्ट बनाई जाती है। तो यहाँ ये जो रिपोर्ट है इसमें भी विश्लेषण किया जाता है, किस चीज का, मानव के विकास, यानी केवल देश के बारे में बात हम नहीं करेंगे कि देश का आर्थिक विकास के, भाई जिसका आय ज्यादा है उसको हमने अमीर देश कहा और जिसका आय कम है उसको हमने कहा कि यहाँ आर्थिक विकास नहीं हुआ, नहीं, इस रिपोर्ट में हम किसकी बात करेंगे, आय की तो बात करेंगे, पर वहां पे मानव की विकास का, यानी उसको जो सुविधाएं चाहिए, उसको जो जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, क्या उस देश में उसको पूरा किया जा रहा है या नहीं, इसको मिला जुला करके ये रिपोर्ट तैयार किया जाता है। क्लियर है। अब ये रिपोर्ट प्रकाशित कौन करता है, तो ये रिपोर्ट जो प्रकाशित करता है वो है यूएनडीपी, है ना, यूएनडीपी। अब यूएनडीपी है क्या, ये भी जानना बहुत जरूरी है कि यूएनडीपी क्या है। ये हो गया तुम्हारा यूएनडीपी। मैंने आपको जैसे पिछली क्लास में बताया था विश्व बैंक के बारे में कि बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं होती हैं, ठीक है, जैसे वो एक वित्तीय संस्था थी, उसी तरह एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन, ये उसी का एक प्रोग्राम है ना, एक कार्यक्रम है जिसको हम संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम करते हैं, और शॉर्ट में इसको याद रखना, इसको हम क्या कहते हैं, यूएनडीपी कहते हैं, ठीक है। तो इस रिपोर्ट को प्रकाशित करने का काम जिसका है वो कौन संस्था है, यूएनडीपी। ये बहुत बार क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है कि एचडीआर कौन सी संस्था पब्लिश करती है, तो उसमें अगर ये ऑप्शन होगा तो आप आंख बंद करके इसको टिक कर देना, ठीक है। कब कब पब्लिश करती है, तो ये हर साल पब्लिश होती है ना। इसको कब कब प्रकाशित किया जाता है, तो ये वार्षिक रिपोर्ट है, यानी कि हर वर्ष वो पूरा विश्लेषण, अलग अलग देशों का विश्लेषण करती है और तब ये क्या करती है, ये एक रिपोर्ट पब्लिश करती है। तो दो बातें हो गई, कौन पब्लिश करता है, यूएनडीपी, इसका प्रकाशन कितने वर्ष में होता है, तो हर एक वर्ष में, ठीक है। अब क्वेश्चन है कि ये रिपोर्ट के बारे में किसके दिमाग में आइडिया आया, यानी किसने सबसे पहले शुरुआत की इस रिपोर्ट की बनाने की, है ना, कि ऐसा भी रिपोर्ट होना चाहिए जिसमें केवल हम आय के हिसाब से ही देशों की तुलना ना करें, बल्कि क्या है, वहां के मानव के विकास के भी को इस्तेमाल करके हम देशों की तुलना करें। तो ये सबसे पहले एक पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे, महबूब उल हक। ये भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है आपका कि भाई एचडीआर जो है ये सबसे पहले किसने पब्लिश किया था, है ना, तो वो है पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक। किस साल किया था, 1990 में, 1990। और इनका साथ किन्होंने दिया था, हमारे भारत के बहुत बड़े अर्थशास्त्री जो कि नोबेल पुरस्कार भी जिनको मिला हुआ है, कौन, अमर्त्य सेन। इन्होंने क्या किया, इसमें और अपने कुछ सजेशंस दिए और इन लोगों ने क्या किया, फाइनली 1990 में यूएनडीपी के द्वारा अब क्या किया, एचडीआर यानी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है प्रकाशित करवाया। और उसके बाद से लगातार क्या हो रहा है कि हर एक वर्ष जो है वो एचडीआर यानी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, मानव विकास रिपोर्ट को पब्लिश किया जाता है। क्लियर है, 2-3 क्वेश्चन हो गया। अब मैं बार बार कह रही हूँ कि ये अभी तक जो तीनों सूचकांक थे वो केवल आय के बारे में बात कर रहे थे, बस पर इस रिपोर्ट में क्या होता है
कि देशों की तुलना होती है केवल आय के आधार पर नहीं, है ना, यहाँ पर आय तो इस्तेमाल किया ही जा रहा है, आय के अलावा शिक्षा और स्वास्थ्य, ये 3 क्राइटेरिया इस्तेमाल करके देशों के बीच में तुलना करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि भारत हो गया, ठीक है, श्रीलंका हो गया, तो इनकी तुलना होगी क्या भाई? तो पहले क्या है, यहाँ पे पीसीआई प्रति व्यक्ति आय, इसका कितना है, इसका कितना है, करेगा सारे चीजों को देखकर, जो जो आपके टेस्ट हुए उसका विश्लेषण करके तब फाइनल वो क्या करता है, आपको एक रिपोर्ट देता है ना, या फिर जहाँ पे भी जो आपका डायग्नोसिस हो रहा है या जो भी जहाँ टेस्ट हो रहा है, वो सारी चीजों को देख करके फाइनल रिपोर्ट में लिखेगा कि नहीं ये सारी चीजें सही है या ये प्रॉब्लम है या ये प्रॉब्लम है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, रिपोर्ट कैसे दिया जा रहा है, पहले कुछ चीजों का विश्लेषण किया जा रहा है और विश्लेषण करने के बाद, है ना, उसके बारे में एक रिपोर्ट तैयार की जाती है। ठीक है, एग्जाम में भी देखते होगे तुम लोग, एग्जाम का जो रिपोर्ट कार्ड है वो क्या है, आपके अंकों का विश्लेषण करके आपको फाइनली एक रिपोर्ट दे दिया गया कि भाई आपके फर्स्ट डिवीजन है, क्यों, क्योंकि आपके इसमें इतने इतने मार्क्स है, दूसरे वाले बच्चे के आपसे ज्यादा मार्क्स है तो वो डिस्क्रिप्शन मार्क्स हो गए उसके, तीसरे के उससे कम है तो वो उसको क्या हो गया, एवरेज मार्क्स हुआ या सेकंड डिवीजन हो गया। तो पहले विश्लेषण किया गया और तब जाकर के कोई रिपोर्ट बनाई जाती है। तो यहाँ ये जो रिपोर्ट है इसमें भी विश्लेषण किया जाता है, किस चीज का, मानव के विकास, यानी केवल देश के बारे में बात हम नहीं करेंगे कि देश का आर्थिक विकास के, भाई जिसका आय ज्यादा है उसको हमने अमीर देश कहा और जिसका आय कम है उसको हमने कहा कि यहाँ आर्थिक विकास नहीं हुआ। नहीं, इस रिपोर्ट में हम किसकी बात करेंगे, आय की तो बात करेंगे, पर वहां पे मानव की विकास का, यानी उसको जो सुविधाएं चाहिए, उसको जो जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, क्या उस देश में उसको पूरा किया जा रहा है या नहीं, इसको मिला जुला करके ये रिपोर्ट तैयार किया जाता है। क्लियर है? अब ये रिपोर्ट प्रकाशित कौन करता है? तो ये रिपोर्ट जो प्रकाशित करता है वो है यूएनडीपी, है ना, यूएनडीपी। अब यूएनडीपी है क्या, ये भी जानना बहुत जरूरी है कि यूएनडीपी क्या है। ये हो गया तुम्हारा यूएनडीपी। मैंने आपको जैसे पिछली क्लास में बताया था विश्व बैंक के बारे में कि बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं होती हैं, ठीक है, जैसे वो एक वित्तीय संस्था थी, उसी तरह एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन, ये उसी का एक प्रोग्राम है ना, एक कार्यक्रम है जिसको हम संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम करते हैं, और शॉर्ट में इसको याद रखना, इसको हम क्या कहते हैं, यूएनडीपी कहते हैं। ठीक है, तो इस रिपोर्ट को प्रकाशित करने का काम जिसका है वो कौन संस्था है, यूएनडीपी। ये बहुत बार क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है कि एचडीआर कौन सी संस्था पब्लिश करती है, तो उसमें अगर ये ऑप्शन होगा तो आप आंख मिल करके इसको टिक कर देना। ठीक है, कब कब पब्लिश करती है, तो ये हर साल पब्लिश होती है ना। इसको कब कब प्रकाशित किया जाता है, तो ये वार्षिक रिपोर्ट है, यानी कि हर वर्ष वो पूरा विश्लेषण, अलग अलग देशों का विश्लेषण करती है और तब ये क्या करती है, ये एक रिपोर्ट पब्लिश करती है। तो दो बातें हो गई, कौन पब्लिश करता है, यूएनडीपी, इसका प्रकाशन कितने वर्ष में होता है, तो हर एक वर्ष में। ठीक है, अब क्वेश्चन है कि ये रिपोर्ट के बारे में किसके दिमाग में आइडिया आया, यानी किसने सबसे पहले शुरुआत की इस रिपोर्ट की बनाने की, है ना, कि ऐसा भी रिपोर्ट होना चाहिए जिसमें केवल हम आय के हिसाब से ही देशों की तुलना ना करें, बल्कि क्या है, वहां के मानव के विकास के भी को इस्तेमाल करके हम देशों की तुलना करें। तो ये सबसे पहले एक पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे, महबूब उल हक। ये भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है आपका कि भाई एचडीआर जो है ये सबसे पहले किसने पब्लिश किया था, है ना, तो वो है पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक। किस साल किया था, 1990 में, 1990 में। और इनका साथ किन्होंने दिया था, हमारे भारत के बहुत बड़े अर्थशास्त्री जो कि नोबेल पुरस्कार भी जिनको मिला हुआ है, कौन, अमर्त्य सेन। इन्होंने क्या किया, इसमें और अपने कुछ सजेशंस दिए और इन लोगों ने क्या किया, फाइनली 1990 में यूएनडीपी के द्वारा अब क्या किया, एचडीआर यानी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है प्रकाशित करवाया।
और उसके बाद से लगातार क्या हो रहा है कि हर एक वर्ष जो है वो HDR यानी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, मानव विकास रिपोर्ट को पब्लिश किया जाता है। क्लियर है? 2-3 क्वेश्चन हो गया। अब मैं बार बार कह रही हूँ कि ये अभी तक जो तीनों सूचकांक थे वो केवल आय के बारे में बात कर रहे थे, बस पर इस रिपोर्ट में क्या होता है कि देशों की तुलना होती है केवल आय के आधार पर नहीं, है ना। यहाँ पे आय तो इस्तेमाल किया ही जा रहा है, आय के अलावा शिक्षा और स्वास्थ्य, ये 3 क्राइटेरिया इस्तेमाल करके देशों के बीच में तुलना करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि भारत हो गया, ठीक है, श्रीलंका हो गया, तो इनकी तुलना होगी क्या भाई? तो पहले क्या है यहाँ पे PCI प्रति व्यक्ति आय, इसका कितना है, इनका कितना है, ठीक। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे दो देशों के बीच में 3 आधार, और जो भी आता है हमारा, है ना, रिजल्ट जो भी आएगा ये ही क्या होगा, रिपोर्ट हो जाएगा। यानी ये तो हमने 2 देशों के बारे में कंपैरिजन किया, लेकिन क्या है इसी तरह जितने भी विश्व के देश हैं उनकी तुलना की जाती है और फिर उनको क्या किया जाता है, एक रिपोर्ट के द्वारा पब्लिश किया जाता है। तो आपको बस ये याद रखना है कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है ये प्रकाशित कौन करता है, ये सबसे पहले कब प्रकाशित हुआ और इसको प्रकाशित करने का जो श्रेय है वो किन अर्थशास्त्रियों को जाता है। और नेक्स्ट एक क्वेश्चन और भी ध्यान रखिएगा कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में आर्थिक विकास यानी देशों का आर्थिक विकास या देशों के बीच में तुलना करने के लिए कौन कौन से सूचकांक का या कौन कौन से आयामों का ध्यान रखा जाता है। तो 3 आयाम, प्रति व्यक्ति आय, है ना, या जीवन स्तर, जो भी कहो तुम, आपका जीवन स्तर, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये 3 आयामों को लेकर के देशों के बीच में तुलना होती है। क्लियर है? चलिए अगला हम देखते हैं। अब रिपोर्ट तो होता है, रिपोर्ट में तो कई सारी चीजें लिखी होती हैं, ठीक है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट जो रिपोर्ट है, ह्यूमन डेवलपमेंट जो रिपोर्ट है इसके अंदर एक इंडेक्स होता है। आप लोग देखते हो आपकी कॉपी में या बुक में 1 2 3 करके चैप्टर्स की रैंकिंग होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये जो इंडेक्स है इसके अंदर भी क्या होता है, 1 2 3 4 करके रैंकिंग होती है, पर किसकी होती है, देशों की, है ना। इस इंडेक्स में क्या होता है, एक इंडेक्स होता है जिसमें देशों को रैंक दिया जाता है ना। जैसे कि नंबर 1 पे कौन सा देश है, अब यहाँ पे है कि रैंकिंग आप देते कैसे हो, आप लोग कक्षा में या फिर क्लास में आपका एग्जाम होता है तो होता है ना कि भाई इसका फर्स्ट रैंक है, इसका सेकंड रैंक है ना। किस बेसिस पे दिया जाता है, उसका टोटल मार्क्स कितना है, जिस बच्चे का सबसे ज्यादा मार्क्स आएगा उसको हम टॉप रैंक पे रखेंगे, उससे थोड़ा कम आएगा तो सेकंड पे रखेंगे, और सबसे कम वाले को सबसे बॉटम में यानी सबसे नीचे रखेंगे। तो इस तरह हम रैंकिंग करते हैं। तो यहाँ पे जो ये HDI है, ये ह्यूमन मानव विकास सूचकांक है, ये भी एक इंडेक्स है ना, एक सूची है, एक इंडेक्स है जिसमें क्या किया जाता है, देशों को रैंक दिया जाता है, ठीक है। पर रैंक किस आधार पे, क्लास में तो बच्चों को रैंक दे दिया भाई टोटल मार्क्स के आधार पे, इसके अंदर हम देशों की तुलना या देशों को रैंकिंग किस आधार पे करते हैं, तो उसके लिए इनके बीच में तुलना की जाती है 3 आधार पे। अभी तक मैंने जो रिपोर्ट में बताया है ना, पहला है जीवन प्रत्याशा, शिक्षा प्राप्ति और जीवन स्तर सूचकांक, ठीक है। और इन तीनों चीजों में तुलना करके, जो तीनों को देख करके जो टोटल वैल्यू आती है सभी देशों का अब ये 3 चीजें आपका, है ना, इसकी तुलना कर ली, इसका उसकी वैल्यू निकाली जाती है, जो वैल्यू में सबसे ज्यादा वैल्यू जिसको रहेगा उसको हम नंबर 1 रैंक पे रखेंगे, और जिसमें इन तीनों को मिला करके जिसकी सबसे कम वैल्यू होती है उसको हम सबसे लास्ट रैंक पे रखेंगे, ठीक है। थोड़ा सा इसको देख लो, HDI पब्लिश, ये HDI
है क्या, तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के द्वारा यूएनडीपी एक रिपोर्ट पब्लिश करती है जिसको हम मानव विकास रिपोर्ट कहते हैं। और इसी रिपोर्ट में, है ना, ये मान लो कि एक रिपोर्ट है ना, ये एचडीआर है, इसमें बहुत सारी बातें हैं और इसी में वो क्या करती है, ये एचडीआई जो है वो पब्लिश करती है, जिसमें क्या है, कंट्रीज को 1 2 3 4 करके रैंकिंग करती है। ठीक है, क्लियर रहेगा हमेशा। चलिए, यहाँ पे क्या है, अब रैंकिंग में अभी बता रही हूँ कि रैंक दिया जाता है किस आधार पे, है ना। तो इसके अंदर 3 क्राइटेरिया, 3 आयामों को देखा जाता है, अलग अलग देशों में 3 आयाम देखा जाता है। पहला स्वास्थ्य, ठीक है, पहला क्या है, स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य हो गया। दूसरा शिक्षा और जीवन स्तर। प्रॉब्लम ये है कि स्वास्थ्य को कैसे नापें। अब जैसे 2 कंट्रीज हैं, है ना, जैसे मैं अभी बार बार दे रही हूं आपका कि मान लीजिए भारत है और क्या है, श्रीलंका है। ठीक है, श्रीलंका। अब इसी तरह कई सारी कंट्रीज होती होंगी, कई सारे देश होते हैं। अब इसके बीच में तुलना करनी है, तो तुलना करने में मैंने अभी तुम्हें क्या बताया कि पहला जो आयाम लेंगे वो देखेंगे कि देशों में स्वास्थ्य की स्थिति कैसी है। और प्रॉब्लम है कि स्वास्थ्य को हम मापेंगे कैसे, कौन आदमी कितना स्वस्थ है उस देश में, ये किस तरह हम मापेंगे। ये तो कोई मात्रात्मक तो चीज है नहीं कि भाई लंबाई को हमने सेंटीमीटर में नाप लिया, भार को हमने केजीज में नाप लिया, इतना आसान तो है नहीं स्वास्थ्य को मापना। तो स्वास्थ्य को मापने के लिए हमने क्या किया, 2 सूचकांक लिया या एक सूचकांक लिया, दैट इज जो कि क्या है, जीवन प्रत्याशा। मतलब कि अगर हमें ये पता लगाना है कि इन देशों में स्वास्थ्य की स्थिति कैसी है, तो इसके लिए जो सूचकांक हम लेंगे वो कौन सा है, जीवन प्रत्याशा। जीवन प्रत्याशा, ठीक, जीवन प्रत्याशा। जीवन प्रत्याशा है क्या, ये समझना आपको बहुत जरूरी है। जीवन प्रत्याशा आपको जीवन की कितनी आशा है, यानी जिस, ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये देखा जाता है कि औसतन जन्म से लेकर के, अगर कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसकी जीने की औसत आयु कितनी है। जैसे तुम लोग सुनते होंगे कि जापान जो कंट्री है, जापान जो देश है, इसमें जीवन प्रत्याशा बहुत ज्यादा है। यानी सबसे ज्यादा अगर किसी देश के लोग जो सबसे लंबा जीवन जीते हैं वो किस देश के लोग हैं, जापान के, यानी औसतन वहां के लोग सबसे ज्यादा लंबा जीते हैं, तो हम कहेंगे कि वहां की जीवन प्रत्याशा ज्यादा है। अब भारत में ये स्टडी की गई कि भारत के लोग जो हैं उनकी जन्म से लेकर के जो औसत आयु है वो कैसी है, मान लो कि 60 वर्ष, यानी औसतन जो है यहाँ के लोग जो है वो 60 वर्ष जीते ही जीते, है ना। वही दूसरी तरफ श्रीलंका में बताया गया कि भाई श्रीलंका के लोग, ये मेरे पास ये एग्जैक्ट डाटा नहीं है, बस मैं आपको समझाने के लिए ये डाटा का यूज कर रही हूँ, ठीक है। अब ये माना गया कि भाई श्रीलंका में वहां के लोग जो है औसतन जो है वो 70 वर्ष जी ही लेते हैं। तो इस हिसाब से हम स्वास्थ्य को माप सकते हैं। कैसे, जिस देश में जीवन प्रत्याशा यानी कि जीने की जो औसत आयु है वो ज्यादा है, तो ये क्या शो करता है, आप सोचिए। एक देश है जहां पे लोग कम जीते हैं यानी जल्दी मर जाते हैं, और एक देश ऐसा है जहां पे लोग ज्यादा जीते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिस देश में ज्यादा उम्र तक लोग जीते हैं वहां पर स्वास्थ्य की सुविधाएं जो है वो अच्छी है, यानी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो आसानी से उनको सारी सुविधाएं मिल जाती है बीमार वगैरह होने पर, ठीक है। तो यानी वहां पे स्वास्थ्य की स्थिति अच्छी होगी। पर जहां पे कम है, इसका मतलब क्या है कि वहां पे जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो सरकार बहुत अच्छे से मुहैया नहीं करवा रही है, इसलिए बहुत सारे लोग जो है वो पहले ही एक एक्सपेक्टेड जो उनकी लाइफ है वो क्या है, काफी कम है।
यानी अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं से मतलब नहीं मिल पाने के कारण वहाँ के लोग जो है वो ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहते। तो इसके द्वारा यानी जीवन प्रत्याशा के द्वारा हम आसानी से माप सकते हैं कि भाई किस देश में स्वास्थ्य की कंडीशन, स्वास्थ्य की स्थिति कैसी है। ठीक है, तो ये तो हमने देख लिया कि पहला चीज कि जीवन प्रत्याशा के द्वारा हम ये पता कर लेंगे कि किस देश में स्वास्थ्य की स्थिति कैसी है। जीवन प्रत्याशा जितनी ज्यादा यानी कि वहां पे उतनी ही अच्छी स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध है, और जीवन प्रत्याशा जितनी कम यानी कि वहां पे जो स्वास्थ्य की जो सुविधाएं हैं वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। क्लियर है? अब दूसरा क्राइटेरिया हम देखेंगे वो है ज्ञान यानी नॉलेज। नॉलेज कैसे पता करेंगे? अब कौन कितना नॉलेजेबल है, क्या इसको मापने का तरीका है हमारे पास? ऐसे तो नहीं है, पर इसके लिए भी कुछ सूचक है ना। ये है शिक्षा के औसत वर्ग। माना यही जाता है कि जो अगर कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा है यानी उसको ज्ञान है, तो हम ये देखेंगे कि देश में जैसे मान लीजिए भारत में वहां के बच्चे जो है वो कितने वर्ष तक जो है औसतन शिक्षित है। तो मान लीजिए अपने यहाँ पे क्या है, लगभग 12th तक सब कोई पढ़ा रहता है, तो 18-19 साल हो गया है ना। और यहाँ पे अगर हम कहेंगे मान लीजिए 18 वर्ष हो गया औसतन साल, लेकिन श्रीलंका में सब कोई ग्रेजुएट है ऐसे मान के चलते हैं, तो वहां पे आप 22 साल मान के चलो। तो जिसका औसत वर्ष ज्यादा होगा यानी कि वहां के लोग ज्यादा ज्ञानी हैं, ज्यादा नॉलेजेबल हैं। ठीक है, और जहाँ पे कम है यानी वहां के लोग जो है उनके पास ज्ञान कम है क्योंकि कम नॉलेजेबल है, कम पढ़े लिखे हैं। तो इसके द्वारा भी हम शिक्षा जो है यानी शिक्षा के औसत वर्ष के द्वारा और कितना साल तक वो लोग मैक्सिमम शिक्षा जो है स्कूली शिक्षा करते हैं, कितना स्कूली शिक्षा लेते हैं, ये दो क्राइटेरिया, ये दो सूचकांक को इस्तेमाल करके हम किसी भी देश का जो है वो नॉलेज है ना यानी कि वहां के लोग कितने पढ़े लिखे हैं उसको माप सकते हैं। ठीक है, इसको एक और तरीका है लिटरेसी रेट, हिंदी में क्या बोलते हैं, लिटरेसी रेट जो है मतलब आपका शिक्षा का स्तर वहां पे कितना है, कितने लोग शिक्षित हैं, इसके द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। तो दो चीजों को हमने माप लिया। अब तीसरा हम देखते हैं, बहुत आसान है, सभ्य जीवन स्तर। सभ्य जीवन स्तर क्या है? एकदम बहुत सीधा से हिसाब है कि आपके पॉकेट में पैसे हैं, इट मीन्स कि आपका जीवन स्तर अच्छा ही होगा। ठीक है, आय जो है वो क्या करती है, हर भौतिक चीज हम खरीद सकते हैं, बहुत सारी सुख सुविधाएं हम खरीद सकते हैं। तो सभ्य जीवन किसका होगा? जहां पर जिस देश की प्रति व्यक्ति आय ज्यादा है। तो मान लीजिए कि अगर प्रति व्यक्ति आय हम मानते हैं कि इंडिया का 5000 रुपीज है, अगर हम श्रीलंका का भी रुपीज में कन्वर्ट करके देखें तो मान लीजिए इसका 7000 रुपए है। ठीक है, तो अब क्या है, आसानी से तीन हमारे पास क्या है, सूचकांक है। मतलब भारत और श्रीलंका के बीच में अगर हमें तुलना करनी हो तो हम ये मुख्य तीन सूचकांक का इस्तेमाल करेंगे और फिर यहाँ पे क्या करेंगे, हम देख लेंगे आसानी से कि भाई हर चीज में कौन ऊपर है, ये ऊपर है, इसमें भी ये है, इसमें भी ये है। यानी आसानी से हम कहेंगे कि अगर हम इंडेक्स बनाएंगे, मैंने क्या बताया कि HDI जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है, इसमें क्या किया जाएगा, रैंकिंग की जाएगी, है ना। तो कहीं ना कहीं समझो कि 134 इसमें हम रख देंगे भारत को क्योंकि सही में ऐसा है, और 78 पोजीशन पे हम इसको रख देंगे श्रीलंका को। तो इस इंडेक्स में यहाँ पे नंबर 1 पे कौन है, स्विट्जरलैंड है ना, स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड। इसी तरह कंट्रीज की, देशों का क्या होगा, रैंकिंग होगा। क्लियर हो रहा है? क्या पढ़ा हमने, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या फिर मानव विकास सूचकांक एक उपकरण है। देखो इसमें भी हम थोड़ा सा थ्योरी भी देख लेते हैं। मानव विकास सूचकांक कौन किसने विकसित किया है, संयुक्त राष्ट्र, है ना, जिसमें UNDP के द्वारा पब्लिश किया जाता है ना, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा। ये एक उपकरण है, ये क्या है, एक उपकरण है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, सामाजिक और आर्थिक विकास के स्तर पर
देशों को मापते हैं, पहले माप लिया, जब तक हमारे पास वैल्यू नहीं है तो आप रैंक डिसाइड नहीं कर सकते हैं। तो देशों को पहले उनका सामाजिक स्तर और आर्थिक स्तर को माप लिया, मापने के बाद हम रैंकिंग कर देंगे। जो माप में ऊपर है, जिसका अच्छी वैल्यू है, वो ऊपर के रैंक पे रहेगा। जैसे मैंने कहा कि स्विट्जरलैंड हर चीज में सबसे ऊपर है, तो ये नंबर 1 पे है। हमारा जो श्रीलंका है पड़ोसी देश, वो 78 नंबर पर है, और हम भारत जो है वो कहाँ है, 134 नंबर पर। ठीक है, तो माप करके और उनको रैंक देते हैं। कौन कौन से ऐसे पहलू हैं जिनके आधार पर देशों के बीच में तुलना की जाती है? तो 3 मेन पहलू हैं। एक है स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। स्वास्थ्य को मापने के लिए हम जो सूचकांक इस्तेमाल करेंगे वो है जीवन प्रत्याशा। मैंने अभी बताया कि जीवन प्रत्याशा क्या है, एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ लाइफ, है ना, कि आपका औसत आयु कितना है, जीने के बाद जो है वो एक्सपेक्टेड आयु कितना है। ठीक है, ज्ञान, वहां के लोग कितने नॉलेजेबल हैं, तो इसको वहां का औसत वर्ष, शिक्षा का औसत वर्ष और अपेक्षित स्कूली शिक्षा के वर्ष को द्वारा नापेंगे। और उस देश के लोग का जीवन स्तर कैसा है, तो इसको नापेंगे किससे, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय, GNI। अभी आप 10th में है, आप इसको राष्ट्रीय आय ही समझिए। ठीक है, क्योंकि आगे अभी 10th से आगे क्लासेस में जाइएगा तो इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए अभी आपके लिए इतना ही है कि इसको आप राष्ट्रीय आय ही समझिए। और राष्ट्रीय आय कैसा, प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय जो है ये एक सूचकांक है। तो इस तरह हम कहेंगे कि अगर हमें HDI पता करनी है, ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, HDI अगर इंडेक्स निकालने के लिए उस देश का जीवन प्रत्याशा कितनी है, शिक्षा प्राप्ति सूचकांक क्या है, अभी मैंने बताया इस तरह निकलेगा, और जीवन स्तर सूचकांक है, यानी प्रति व्यक्ति आय कैसी है वहां की। इन तीनों को मिला करके वैल्यू निकाल दिया जाएगा, सब कंट्री की वैल्यू निकल जाएगी। जिसका वैल्यू सबसे ज्यादा होगा उसको ऊपर का रैंक, जिसकी वैल्यू सबसे कम होगी वो नीचे का रैंक। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। थोड़ा सा मैंने बताने का, अभी प्रेजेंट में वर्तमान में भारत ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, इस सूचकांक में हम कहाँ पर हैं, तो देखो टोटल लगभग 2023-24 में कुल हुए जो इंडेक्स में है वो कितने देश हैं, 193, 193 देश हैं। इनके बीच में उसी तरह 3 आधारों को लेकर के कंपैरिजन किया गया, वैल्यू निकाली गई और उनको रैंक दिया गया। तो हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं, ये कौन से, मैंने कहा कि हर साल ये पब्लिश होता है, तो 2023-24 में भारत जो है 193 देशों में हमारी रैंक कितनी है, 134, 134वां रैंक है। ठीक है, पड़ोसी देश देखते हैं कौन हमसे ऊपर है, तो जो चीन है वो 75 रैंक पर है। सोचिए हम कहाँ पे हैं, चीन, हमेशा कहते हैं इंडिया चाइना, इंडिया चाइना एक बराबर है, हमारी अर्थव्यवस्था एक साथ शुरू हुई थी। आज आप देखिए कि चीन कितना विकसित है कि वो कौन से रैंक पे पहुंच चुका है, 75 पे, और हम लोग कहाँ हैं इस रैंक में, 134 पे। ओके, और श्रीलंका इतना छोटा सा देश, इसकी रैंक कितनी है, 70 है, यानी कि ये भी जो चाइना है वो भी 75वां, काफी ऊपर। श्रीलंका जो है ये भी काफी ऊपर रैंक में। अब भारत जो है सोचिए 193 में 134, यानी हमारे से ऊपर कितने देश है, 133 देश है, तब जाकर के भारत जो है उसका रैंक आता है। जैसे ये रैंक दिया गया अलग अलग देशों का, ये डाटा पुराना है, ठीक है, 2019 का है, 2018 में। तो 18 में क्या हो रहा था, रशिया का रैंक, यहाँ पे हम केवल इंडिया की बात करेंगे कि इंडिया के, आप देखिए कि इंडिया का रैंक कितना था, 131, थोड़ा ठीक था पहले, यानी 2019 में हम क्या थे, ठीक थे थोड़ा, अब फिर से नीचे खिसक करके कितना आ गए, 134 पे। क्लियर है, तो ये इस तरह रैंक दी जाती है, आसानी से हम आर्थिक विकास की माप कर लेते हैं। इवन आर्थिक विकास के साथ साथ हम मानव विकास का भी माप कर लेते हैं। तो इसको अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा, जो जो मैं पढ़ा रही हूँ ये एक नोट्स की तरह है, इसको आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, इसको लिख के रखिएगा।
आपको बहुत अच्छे से पूरा नोट्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं। चलो, हमने पढ़ लिया यूनाइटेड नेशन का, है ना, कि यूनाइटेड नेशन जो है वो यूएनडीपी के तहत एचडीआर को प्रकाशित करता है, और इस रिपोर्ट में वो एक इंडेक्स प्रकाशित करता है जिसको कि हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या मानव विकास सूचकांक कहते हैं। क्लियर हो गया यहाँ पे? तो यहाँ तो देशों की बात की गई, देशों को रैंकिंग दी गई, पर भारत में भी जरूरी था कि इस तरह का कोई सूचकांक जिसके द्वारा हम भारत के राज्यों की तुलना कर सके। ठीक है, फिर से समझिए, जिस तरह यूएनडीपी या एचडीआर जो है वो देशों की तुलना करती है 3 आधार पर और उनको एक रैंक देती है, उसी तरह ये समझा गया कि भारत में भी बिल्कुल यूएनडीपी के तर्ज पर हमारे यहाँ पे भी एक क्या होना चाहिए, एक रिपोर्ट पब्लिश होनी चाहिए और इसके अंदर राज्यों की तुलना की जानी चाहिए और उनको रैंक दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे भी एक रिपोर्ट पब्लिश हुआ जिसको कि क्या कहा जाता है, राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट। ठीक है, ये किसके तर्ज पर है? यूएनडीपी, अभी मैंने बताया आपको, जो एचडीआर को प्रकाशित करती है, तो यूएनडीपी के तर्ज पर है। कब इसके शुरुआत, पहला जो मानव विकास रिपोर्ट क्या था, कब पब्लिश हुआ है? अप्रैल 2002 में। ठीक है, 2002 में सबसे पहली बार भारत में मानव विकास रिपोर्ट जो था वो प्रकाशित किया गया। कहाँ पे? नई दिल्ली में। कौन प्रकाशित किया, है ना, वो था योजना आयोग। हम आपको योजना आयोग मैंने पढ़ाया था कि योजना आयोग था, उसको खत्म कर दिया गया और उसकी जगह क्या है, नीति आयोग आया। पर इस समय 2002 की क्योंकि हम बात कर रहे हैं, तो उस समय तो खत्म किया नहीं गया था, उस समय तो योजना आयोग ही काम कर रहा था। तो योजना आयोग जो है वो उसने ये तैयार किया था, क्या, भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट। अध्यक्ष कौन थे योजना आयोग के अध्यक्ष उस समय? एसी पंत थे। अब ये भाई तैयार क्यों किया गया था? तो जिस तरह ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है वो विश्व के देशों की तुलना करती है, उसी तरह यहाँ पे उद्देश्य क्या था कि हम विश्व में जिस तरह वो लोग देशों की तुलना करते हैं, हम लोग क्या करेंगे, देश के राज्यों के बीच में तुलना करेंगे। ठीक है, इसलिए जो पुराने जो थे 19 जो प्रीवियस ईयर्स थे, इसमें क्या किया गया, 1981, 1999, ठीक है, और 2001 के लिए जितने भी राज्य थे और जितने भी हमारे संघीय क्षेत्र हैं, उन सब का जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का जो मूल्य बनाया गया और उसको रैंक दिया गया। उस समय भी, इसको बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आता है। ठीक है, उस समय भी क्या है, जब ये मूल्य का अनुमान लगा लिया गया और उसके बाद देशों की तुलना की गई, ठीक है, तो इसमें सबसे नंबर 1 राज्य जो था वो कौन सा था, केरल। सबसे ऊपर के रैंक में कौन सा राज्य था, केरल। और 5 राज्य ऐसे थे जो सबसे नीचे के रैंक में थे, जिसमें बिहार, ठीक है, बी फॉर बिहार, मध्य प्रदेश यानी एमपी, ठीक है, असम, ठीक है, ए फॉर असम, राजस्थान, आर फॉर राजस्थान, और उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश, है ना, यू फॉर उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, बिहार, कि ये 5 राज्य जो थे ये सबसे नीचे वैल्यू के थे। तो इन राज्यों को क्या नाम दिया गया, बीमारू। बीमारू का मतलब यह कि जो फर्स्ट इसका जो इनिशियल जो अल्फाबेट है उससे रिलेटेड है। बी फॉर बिहार, बी आई फॉर बिहार, एम फॉर मध्य प्रदेश, ए फॉर असम, आर फॉर राजस्थान और यू फॉर उत्तर प्रदेश। तो बहुत बार पूछा जाता है कि बीमारू राज्य कौन कौन से हैं, तो आपको इन 5 राज्यों के नाम लिखने हैं। क्लियर है ये? चलिए अभी प्रेजेंट के कंडीशन देखते हैं। ये हो गया, ठीक है। अब एक और चीज देख लीजिए, एक और सूचकांक है जिसके द्वारा क्या किया जाता है, देशों के बीच में तुलना की जाती है, और वो सूचकांक है गरीबी सूचकांक। ठीक है, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स। ठीक है,
इसी तरह मानव विकास तो हो ही रहा था, पर मानव विकास के साथ साथ एक और सूचकांक का इस्तेमाल किया गया, और वो कौन सा सूचकांक है? मानव गरीबी सूचकांक। ठीक है, यानी किस देश में कितने गरीब लोग रहते हैं, बहुत बेसिक चीज है कि बस इसको ऐसे समझो। ऐसा सूचकांक में क्या देखना था कि कोई भी देश की जनसंख्या कितनी गरीब है और अभाव में जी रही है, तो भाई जिसमें जो ज्यादा वाला होगा वो ऊपर के रैंक पे रहेगा, और जहां पे गरीब कम होंगे वो नीचे के रैंक पे रहेंगे, है ना। तो इसमें क्या है, ये मानव गरीबी सूचकांक किसने पहले विकसित किया? संयुक्त राष्ट्र संघ ने, ठीक है, यूएनडीपी की तरफ। इसके बीच में क्या है, आबादी के बीच में क्या क्या ध्यान देना है? गरीब कितने हैं और अभाव की सीमा कितनी है, उस देश की जनसंख्या कितनी गरीब है और कितने अभाव में रहने के लिए। तो ये इसमें भी ये लोग क्या करते हैं, यही 3 इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं। एमपी बस हम इसके अंदर इतना बच्चों देखो, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है आपको, बहुत ही शॉर्ट में था, लेकिन हम इसको देख लेते हैं। भारत में 2021 में सोचो कितनी बुरी कंडीशन है। हम लोग 2021 का डाटा है, जिसके अंदर 109 देश में हमारा जो स्थान जो है वो 66 नंबर पे है। यानी हम लोग ऐसे मतलब 66 नंबर जो है ये मतलब इतने स्थान पे है, यानी हमारे यहाँ बहुत गरीबी है। ये स्थान क्या बता रहा है कि 109 में से हम सब 66 है, तो बहुत गरीबी है। ठीक है, भारत की अगर हम बात करें, राज्यों को देख लेते कि भाई निर्धनता अनुपात में कहाँ है, तो 2021 का ही डाटा है, जिसमें फिर देखो बिहार में कितनी गरीबी है, सबसे ज्यादा पूरे राज्यों में देखिए गरीबी को निकाला गया, सबसे ज्यादा गरीबी जो है 51.9% कहाँ पर है? बिहार में। और सबसे कम गरीब राज्य कौन सा है? केरल। तो आपको इसके अंदर बस इतना ही जानना है कि गरीबी सूचकांक क्या है। तो भाई ये भी एक संयुक्त राष्ट्र संघ का एक पहलू है, जिसके अंदर गरीबी और अभाव की सीमा को मापा जाता है। कौन कौन से इंडिकेटर्स, कौन कौन से आयाम का इस्तेमाल किया जाता है? वही जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और आवश्यक जीवन। भारत का स्थान विश्व में गरीबी में तो 109 में 66। और अगर हम बात करते हैं राज्यों की, कौन सा भारत का कौन सा राज्य सबसे ज्यादा गरीब है? बिहार। सबसे कम गरीब केरल। ठीक है, यहाँ मैप के थ्रू ही क्लियर कर दे रहे हैं। अब देख लो सबसे ज्यादा जो गरीब राज्य है वो कौन सा है? अपना बिहार। यहाँ पे गरीबी जो है वो कितनी है? 51.9। सोचो आधे लोग गरीबी है। अगर 100% पॉपुलेशन मानते हैं अगर हम, तो 51.9% जो पॉपुलेशन है हमारी वो गरीब है या फिर अभाव में जी रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे देख लो केरल की बात कर रहे हैं 0.7, तमिलनाडु 4.8। ठीक है, ये सब जो है, ये राजस्थान भी थोड़ा गरीब राज्य है, पर यहाँ पे तो हम लोग जो है वो हाईएस्ट नंबर पर। ठीक है, तो ये मैप के थ्रू मैंने बताया जा रहा है कि बिहार हैड द हाईएस्ट शेयर ऑफ द मल्टी डायमेंशनल पुअर पीपल वाइल केरला द लीस्ट। सबसे ज्यादा बिहार, सबसे कम जो है वो आपका केरल। क्लियर है? तो ये एक सूचकांक हो गया। अब ये लास्ट है हमारा सूचकांक, वो है आधारभूत संरचना। ये भी एक तरह का सूचकांक है, या फिर ये जिसके द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि आर्थिक विकास किस देश में कितना है। तो आधारभूत संरचना होती क्या है? देश का इंफ्रास्ट्रक्चर। जिस देश में इंफ्रास्ट्रक्चर जितना डेवलप है, जिस देश की आधारभूत संरचना जितनी मजबूत है, वो देश उतना ही आर्थिक विकास और आर्थिक प्रगति करेगा। अब क्वेश्चन ये है कि आधारभूत संरचना होती क्या है? तो आधारभूत संरचना में सब कुछ आएगा, बिजली, परिवहन, संचार, बैंकिंग, स्कूल, इसको देख लीजिए स्कूल लिखा हुआ है, कॉलेज, अस्पताल, पुल, डैम्स, जितनी भी चीजें हैं ये उस देश का आधारभूत संरचना है। आपने कभी पिक्चर्स में देखा होगा, अगर आप अमेरिका का देखते हैं तो वहां पे क्या है, बड़े बड़े हॉस्पिटल है, बिजली है, रोड बहुत अच्छे हैं। ठीक है, तो हम कहते हैं कि वहाँ की आधारभूत संरचना जो है वो बहुत अच्छी है। और अगर इंडिया में देखें तो अब तो खैर काफी हम लोग डेवलप हो चुके हैं, लेकिन पहले ये सब जो थी वो बहुत कम थी। मतलब ये इंडिकेटर कैसे, सूचकांक कैसे है कि जिसका आधारित संरचना अच्छा है, यानी जिस देश की आधारभूत संरचना अच्छी होगी उसको हम कहेंगे कि उसमें आर्थिक विकास हुआ है,
और जिस देश में आधारभूत संरचना अच्छी नहीं है, कम विकसित है, तो हम कहेंगे कि उस देश का आर्थिक विकास जो है वो भी कम हुआ है। ओके, तो ये भी एक क्या है, एक सूचकांक है जो कि हमें ये बताती है कि किसी देश का आर्थिक विकास कितना हुआ है। क्लियर? तो ये आज फाइनली हम लोग का ये सूचकांक जो है वो सारे खत्म हुए। ठीक है, एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ कि हमने कौन कौन से सूचकांक पढ़े। पहला हमने पढ़ा राष्ट्रीय आय, ठीक है, दूसरा हमने पढ़ा प्रति व्यक्ति आय, तीसरा विश्व विकास रिपोर्ट उसको पढ़ा जिसमें हम प्रति व्यक्ति आय के आधार पे ही देशों की तुलना करेंगे। उसके बाद हमने पढ़ा ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, मानव विकास रिपोर्ट। ठीक है, इसके बारे में पढ़ा कि ये ऐसा रिपोर्ट था जो सबसे अलग था, क्योंकि इसके अंदर केवल हम देशों की तुलना आय के आधार पे ना करके बल्कि अन्य जो पहलुओं को लेकर के भी हम तुलना करते थे, जिसमें शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों आएगा। और ये रिपोर्ट के अंतर्गत एक इंडेक्स पब्लिश किया जाता था जिसको कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या मानव विकास सूचकांक कहते हैं, जिसमें देशों की तुलना की जाती थी और उनको रैंक दिया जाता है। ठीक है, तो हमने ये पढ़ा। उसके बाद हमने देखा कि जिस तरह ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है पब्लिश होती है, उसी तरह भारत में भी योजना आयोग के द्वारा ये पब्लिश किया गया, जिसके अंतर्गत हम राज्यों की तुलना करते हैं और उनको रैंक देते हैं। और जिसमें हमने ये पढ़ा कि नंबर 1 पे जो है केरल है और हम लोग जो है वो बहुत नीचे रैंक पे है, और हमारे साथ 2-4 और जो राज्य हैं वो भी काफी नीचे रैंक पे हैं। और लास्ट में मैंने आपको बताया था कि एक और सूचकांक, हाँ, गरीबी सूचकांक, कि एक और सूचकांक का इस्तेमाल किया जाता है आर्थिक विकास को मापने के लिए, है वो गरीबी सूचकांक, यानी कि वहां पे गरीबी कितनी ज्यादा है, किस देश में गरीबी कितनी है। बहुत सिंपल सी बात है, जिस देश में गरीब ज्यादा होंगे वहां पे आर्थिक विकास कम हुआ है, तभी तो वहां पे लोग गरीब हैं। और जहाँ पे आर्थिक विकास, जहाँ गरीबों की संख्या कम है, यानी कि वहां के लोग जो है, यानी उस देश का आर्थिक विकास हुआ है। मानव गरीबी सूचकांक में इसी तरह भारत का हमने देखा, तो हम देखते हैं कि भारत जो है वो 66 नंबर पे आता है गरीबी सूचकांक में। और अगर हम भारत में हमने देखा तो भारत में ये बताया कि भाई सबसे जो अगर निर्धनता देखें भारत में, तो सबसे गरीब राज्य कौन से है, हमारा बिहार। ओके, और लास्ट में एक और सूचकांक हमने पढ़ा, वो है आधारभूत संरचना। आधारभूत संरचना में ये सारी चीजें आएंगी, बिजली, परिवहन, ये जिस देश में आधारभूत संरचना अच्छी है यानी उस देश का आर्थिक विकास है, जिस देश में आधारभूत संरचना कमजोर है, कम विकसित है, यानी उस देश का आर्थिक विकास कम है। तो ये सारे सूचकांक हैं। आप जो भी मैंने ये आपको जो भी नोट्स दे रही है, इसको जरूर कॉपी में लिख करके 1 बाय 1 इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन इसी में से आएंगे। तो आज हम लोग इस टॉपिक को यहीं खत्म करते हैं, और मेरे ख्याल से 1-2 और हम लोग क्लासेस होंगी जिसके अंदर ये चैप्टर ओवर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।